हेलो हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप सभी का हाल चाल बढ़िया होगा और आप बढ़िया से अपनी कार्यशैली में जुटे होंगे। तो मैं आपका भाई नवीन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले, तो आज के सेशन में हम आपकी क्लास 10th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी स्टार्ट करने वाले हैं। और भौतिकी का हम सबसे पहला चैप्टर जो कि क्या है आपका प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे हैं, यदि हम आपको बोले तो ये भारती भवन से पढ़ा रहे हैं। किससे पढ़ा रहे हैं? भारती भवन से पढ़ा रहे हैं। ठीक, यदि आप एनसीईआरटी में देखिएगा, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को एक ही चैप्टर में दिया गया है, लेकिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? भारती भवन के अनुसार पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन अलग दिया है और अपवर्तन अलग दिया है। इससे होगा क्या कि आपको दोनों चैप्टर को अलग अलग समझने के लिए मिलेगा और इससे आपका जो जर्नी होगा प्रकाश का परावर्तन का वो थोड़ा ईजी होगा। ठीक, इसलिए हम भारती भवन से ही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा पूरा भारती भवन से नहीं पढ़ाएंगे, कुछ एनसीईआरटी से भी मिक्स होगा, कुछ भारती भवन से भी मिक्स होगा। तो बढ़ते हैं, आज का सेशन को लेकर चलते हैं हम आगे की ओर। तो हम बताएं आपको क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल दे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ साइंस का बेसिक पढ़ लेते हैं, कुछ आधारभूत के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम किसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? साइंस के अंतर्गत। तो हमको एक आइडिया होना चाहिए ना कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, इनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। क्यों? वैसे ये एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए ताकि अगर कोई आपको पूछ दे कि व्हाट इज साइंस या व्हाट इज फिजिक्स, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा उसको। इसलिए थोड़ा हम बेसिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान यानी कि जिसको आप साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस के बारे में क्या लिखे हम पीछे कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए अवलोकन, प्रयोगों और प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हो सकता है आपको परिभाषा समझ में नहीं आया हो। देखिए, हम क्या परिभाषा बोल रहे हैं कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, परीक्षणों और क्रमबद्ध तरीके से किए गए अवलोकन, प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? विज्ञान। अच्छा, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर दिख रहा है, ठीक, हम इस मार्कर को क्या करते हैं? गिराते हैं। देखिए, ये मार्कर गिर गया। अब मार्कर क्यों गिरा? आप कहिएगा सर ये तो हमको समझ में नहीं पता, क्या पता हमको मार्कर क्यों गिरा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या किए, इस तरह से हम ऑब्जर्व किए कि मार्कर गिरा, फिर हम उसको प्रयोग करके देखे कि मार्कर क्यों गिरा, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था जो मार्कर नीचे गिरा। हो सकता है मार्कर ऊपर भी जा सकता था, आखिर नीचे ही क्यों गिरा। तो हम कहेंगे कि सर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है मार्कर हमारा नीचे गिरा। ठीक, यानी कि हम क्या किए कि किसी भी वस्तु के पीछे हो रहा घटना को हम ऑब्जर्व किए, प्रयोग किए, फिर उसके बारे में हम कुछ सिद्धांत दिए। यही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान। यानी कि विज्ञान आप बोल सकते हैं सीधा शॉर्ट तरीका में, कब, क्यों और कैसे जो घटना घटित होता है वो हमारा साइंस कहलाता है। ठीक, जैसे हम मान के चलते हैं, आपका डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं। आप क्या करते हैं? अपने घर में जो आपका बल्ब होता है उसको स्विच ऑन करते हैं। तो कभी आप ऑब्जर्व किए, कभी आप अपने दिमाग में ऐसा थॉट चलाएं कि हम स्विच जब ऑन करते हैं तो बल्ब क्यों जलता है? हो सकता है बल्ब नहीं जले, आखिर स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता ही क्यों है? उसके पीछे क्या रीजन है? तो इन्हीं रीजन को समझने के लिए, इसी चीज को हमको समझने के लिए इसके पीछे क्या रीजन है, हम क्या प्रयोग करके इसके पीछे का रीजन पता कर सकते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? विज्ञान किसी भी वस्तु के पीछे जो घटना हो रही है उसका पूरा तरह से व्याख्यान करना, यानी कि घटना अवलोकन क्यों हो रहा, फिर उसके पीछे हम प्रयोग करके देखे, फिर हम कुछ सिद्धांत दिए उसके पीछे, वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया विज्ञान? ठीक, जैसे यहां आपके लिए एक एग्जांपल भी लिख के लाए हैं कि वस्तु का नीचे गिरना। कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। ठीक, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं था कि जब साइंस नहीं था तो वस्तु नीचे नहीं गिर रहा था, तब भी गिर रहा था वस्तु। ऐसा थोड़ी है कि साइंस आया तब ये वस्तु नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, अब पहले वस्तु नहीं गिरता था नीचे। नहीं, पहले भी वस्तु नीचे गिरता था, लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक आए सर आइजैक न्यूटन जो है ग्रेविटी का खोज किए थे, ऐसा नहीं कि वो खोज किए तो तभी से ग्रेविटी स्टार्ट हुआ, नहीं, पहले भी होता था। लेकिन जब हमारे सर आइजैक न्यूटन जी आए
तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर कुछ टेस्ट किए, फिर उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया इसके पीछे कि ये कारण है भैया, इसलिए ये कोई भी वस्तु जो है नीचे की ओर गिरती है, इसलिए हम उसको साइंस कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब प्रयोगों, परीक्षणों और अवलोकनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया? देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान को आप यदि इसका अलग अलग पार्ट कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, तो देखिए विज्ञान जो दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक वि और एक ज्ञान। वि का मतलब क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब तो आप समझ ही रहे, नॉलेज होता है। अच्छा, आप अपना मन में एक थॉट चलाइएगा कि सर विज्ञान का मतलब तो आप हमको बता रहे हैं विशेष ज्ञान, सर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सर हम मैथ्स पढ़ते हैं, सर हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो क्या ये विशेष ज्ञान नहीं है? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक, देखिए विशेष ज्ञान, साइंस के अंतर्गत विशेष ज्ञान किसको कहते हैं जानते हैं? जैसे कोई भी चीज, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उसको अवलोकन कर सकते हैं? क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या परीक्षण कर सकते हैं उसका? नहीं। तो वैसा ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत विशेष ज्ञान उन्हीं को कहा जाता है, वैसा ज्ञान जिसको हम प्रयोगों, अवलोकन और परीक्षण के द्वारा प्राप्त करते, वही ज्ञान हमारा विज्ञान कहलाता है। सभी ज्ञान को आप विशेष ज्ञान नहीं कह सकते। ठीक, केवल जिसको आप प्रयोगों से, परीक्षणों से, अवलोकनों से ज्ञात कर सकते हैं, अवलोकनों के द्वारा दर्शा सकते हैं, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। जैसे अभी आप, जैसे हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ एक फोर्स लगाते हैं, इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो आखिर फोर्स लगाने पर वह वस्तु आगे ही क्यों गया, या फोर्स लगाने पर वह वस्तु पीछे ही क्यों गया? तो इसका जो ज्ञान है ये क्या है? विशेष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम क्या किए, फोर्स लगाने पर वो वस्तु आगे क्यों गया, हम पहले सोचे, फिर ऑब्जर्व किए, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसका जो हम क्या किए, निष्कर्ष निकाले कि हाँ भैया ये कारण था कि इसलिए वस्तु आगे या पीछे गया। तो कहने का मतलब कि विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से आप समझ सकते हैं विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो विज्ञान यानी कि साइंस शब्द जो है हमारा, साइंस शब्द की उत्पत्ति हमारी सिंटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा का एक शब्द होता है सिंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके लिए लिखते हैं, ये जो सिंटिया है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नो। जिसका अर्थ क्या होता है? नो, KNOW, जिसका अर्थ होता है नो, यानी कि जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब कोई भी वस्तु के पीछे जो घटना हो रही है, उसके पीछे की घटना को जानना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। समझ में आया साइंस क्या होता है? अब देखिए, आपका जो साइंस होता है, आपका जो विज्ञान होता है, उसके अंतर्गत बेसिकली 3 ब्रांचेस आते हैं, 3 शाखाएं आती है। एक आपका फिजिक्स आता है, एक केमिस्ट्री आता है और एक बायोलॉजी आता है। क्या क्या आता है? एक फिजिक्स आता है, एक केमिस्ट्री आता है और एक बायोलॉजी आता है। तो हमको आज के सेशन में क्या पढ़ना है? क्या केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है? नहीं सर, आज तो हम फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों साइंस के ब्रांचेस है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए फिजिक्स जो है ना, आपका शब्द, ये जो आपका शब्द है फिजिक्स, ये जो आपका शब्द है फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जानते हैं किससे हुआ है? फिजिक्स, या कई जगह इसको फ्यूसिस भी बोला जाता है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। और फ्यूसिस जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस के ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। समझ में आया? अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप कहिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पदार्थ हो गया, आपका ऊर्जा हो गया, आपका कार्य हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। समझ में आया? जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि आपको पता होगा 9th क्लास में पढ़े हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप पढ़े हैं ना 9th क्लास में कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो वो जो पढ़ रहे हैं आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंतर्गत। जैसे आप ग्रेविटी पढ़ते हैं तो कोई भी वस्तु नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? तो वो फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब प्रकृति में जितना भी घटना हो रहा है, जितना भी घटना, और एक बात आप याद रखिए कि फिजिक्स में हम केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग
थिंग्स के बारे में ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, फिजिक्स के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? प्रकृति में तो बहुत सारा घटना होता है, हम बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, तो ये भी तो हम कहेंगे सर क्या हमारा जो शरीर बढ़ रहा है इसको हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे? नहीं, फिजिक्स के अंतर्गत हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, हम अपने शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। समझ में आया? तो देखिए फिजिक्स के बारे में आप बोल सकते हैं कि विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बल हो गया, आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, उष्मा हो गया, कार्य हो गया, आदि चीजों का हम जब अध्ययन करेंगे ना इसके अंतर्गत कि बल लगाएं, बल क्या होता है, कोई वस्तु में कार्य करने का क्षमता क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सभी चीज का जब अध्ययन कीजिएगा ना तो वो आप किसके अंतर्गत कीजिएगा, फिजिक्स के अंतर्गत कीजिएगा। हमको लगता है कि आपको पूरा बेसिक समझ में आया होगा। तो अब हम मेन टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपके चैप्टर के मेन थीम की ओर चलते हैं। अब आपका चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स की बात कर लिए, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, जो भी हमारा बेसिक्स था उसकी बात कर लिए। अब हम चैप्टर में बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम बताया था ना आपको, क्या? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले प्रकाश के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, लाइट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइट क्या है। तो आपके पीछे हम जैसा कि डेफिनेशन लिख के लाए हैं कि प्रकाश जो है वह बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते, यानी कि जब प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे। तो क्या ये बात सही है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है कि नहीं है? या जितना जरूरी आपके पास आंख है भैया, अगर आंख है आपके पास बट आप कोई चीज को देख रहे हैं, उस वस्तु पर प्रकाश ही नहीं जा रहा है, वहां पर प्रकाश ही नहीं है, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो आपके सामने हम एक लाइव एग्जांपल शो करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट लाइट सब ऑफ हो गया ना लाइट। अब हम आपको दिखाई दे रहे हैं? बोलिए सर आप तो पूरा पूरा भूत लग रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं हमको। तो देखिए जैसे आपको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने मुंह पर, यहाँ पे देखिए अब अपने मुंह पर थोड़ा लाइट हम डाल रहे हैं तो अब आपको दिखाई देना चालू हो गया होगा। देखिए दिखाई दे रहा ना, हम दिखाई दे रहे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, प्रकाश का जरूरी होता है। समझ में आया प्रकाश का जरूरी कैसे होता है किसी वस्तु को देखने के लिए? तो प्रकाश समझ में आया ना। ठीक, अब हम थोड़ा प्रकाश का गुण के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो बढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो यहां हम क्या लिखते हैं, गुण। किसका गुण लिखिएगा? प्रकाश का। ठीक, तो देखिए प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहला गुण तो हम लिखते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहला गुण क्या लिखे हम कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। देखिए सबसे पहला गुण लिखते हैं, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। या आप लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हम क्या लिखे गुण में कि प्रकाश जो है, हमारा लाइट जो है वो एक एनर्जी है। कैसे है एनर्जी? देखिए जब हमारा सूर्य का रोशनी आता है, आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, तो सूर्य का रोशनी में क्या होता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य का रोशनी में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का उपयोग पौधा क्या करता है, भोजन बनाने में करता है। ठीक, यहां से एक बात पता चल रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा बात क्या पता चल रहा है कि देखिए प्रकाश, जैसे आप धूप में थोड़ा निकलते हैं तो आपका शरीर में पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, या आप कहीं बहुत ज्यादा लाइट वाले जगह पे रहिए, यहाँ पे ही देख लीजिए अभी हम बहुत ज्यादा लाइट में हैं और फैन भी नहीं चल रहा है, तो हमारे मुंह पे थोड़ा बहुत आपको पसीना दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट में जो हीट एनर्जी है, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा मेरे ऊर्जा के रूप में जब मेरा शरीर में जाता है ऊर्जा, तो मेरे शरीर से क्या निकलता है, पसीना बाहर निकलता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, समझ में आया। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? हमारा सरल रेखा में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। गमन करती है। तो क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल प्रकाश सरल रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ही हर हमेशा जो है वो चलेगी। देखिए कैसे, आपको हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, आपके सामने एक पाइप है, इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक,
इस प्रकार से एक पाइप है, ठीक, इसका सिरा यहाँ पे खुल रहा है। तो जब आप मान के चलते यहाँ एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से हम टॉर्च बना रहे हैं आपके लिए। यहां से आप जब टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश यहां से एंटर करता है, ठीक। तो क्या यह प्रकाश जब इस वहां पे जलाइएगा तो क्या यहां से आप जब आंख लेके देखिएगा, अपना आपका प्यारा सा आंख बनाते हैं, तो यहां से जब आप देखिएगा तो यहां से आपको क्या लाइट दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुड़ा है और हमको पता है प्रकाश सीधा सरल रेखा में ही गति कर सकता है, मुड़ नहीं सकता। इसलिए प्रकाश का आप समझ गए ना, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। समझ में आया? ठीक। अब सेकंड नंबर हम गुण, थर्ड नंबर गुण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, अंग्रेजी में आप विद्युत चुंबकीय तरंग को बोलना चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलते, कोई भी एक मान के चलते हैं कि आप यहाँ से मोमबत्ती ही जलाते हैं, ठीक, यहाँ से एक प्यारा सा आप कैंडल जलाते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक, ये एक मोमबत्ती जलाते हैं आप, ठीक, इस मोमबत्ती से लाइट निकलता है, ठीक। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको समझा रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे? देखिए, जब ये प्रकाश क्या करता है, इस तरह से फैलता है, इस तरह से फैलता है प्रकाश मोमबत्ती से, तो ये प्रकाश जो फैलता है वो एक तरंग के रूप में फैलता है। अब आपको समझाएंगे कि तरंग क्या होता है। जब ये तरंग के रूप में फैलता है तो इस तरंग में दो चीज बनता है, एक आपका विद्युत क्षेत्र बनता है, एक विद्युत क्षेत्र बनता है, और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितना चीज बनता है? दो चीज, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो चिंता नहीं लेना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपके सिलेबस में है और इसको आपको सिलेबस में ही पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अभी के लिए बस आपको नाम याद कर लेना कि हाँ, ये विद्युत क्षेत्र है, ये और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो जब ये प्रकाश क्या हुआ कि इस तरह से जला तो ये तरंग के रूप में फैला और इस तरंग में एक विद्युत क्षेत्र बना और एक चुंबकीय क्षेत्र बना, इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब तरंग क्या होता है आपको पता है ना? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। प्रकाश क्या? एक ऊर्जा। प्रकाश क्या? एक एनर्जी है। तो देखिए, प्रकाश क्या? एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करने के लिए, इस एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये तरंग करता है। जानते हैं तरंग क्या करता है? ये तरंग जो है, प्रकाश जो ऊर्जा के रूप में होता है, इस ऊर्जा के रूप में जो यहाँ पे कण है, देखते हैं ना, लाइट वगैरह जलाते हैं तो आपके सामने जैसा धूल कण जैसा दिखाई देता, वो क्या है? बेसिकली उस कण को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन क्या है? वह कण के रूप में एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाता है उसका नाम तरंग है। ये तरंग क्या करता है? जो कण है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता। ये तरंग जब क्या करता है, जब तो जो हमारा कण है वो कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तो उससे ऊर्जा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आप कहने का मतलब तरंग सीधा समझ लीजिए कि तरंग क्या करता है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, बिना पदार्थ को क्या किए, बिना पदार्थ को स्थान परिवर्तन किए। पदार्थ केवल कंपन करता है। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक, ये समझ में आ गया। और नहीं समझ में आता तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये बस आप इतना याद कर लीजिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब फिर कहते हैं प्रकाश ऊर्जा के रूप में एक फोटोन है, ये भी लिख देते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में फोटोन है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या है? फोटोन है। प्रकाश ऊर्जा के रूप में फोटोन है, फोटोन है। ठीक, फोटोन समझ रहे हैं ना? जैसे ये आपका लाइट जला, ठीक, इस प्रकार से लाइट जला, जैसे आपके सामने हम ये बना रहे हैं, ये आपका टॉर्च बन गया एक। ठीक, इस प्रकार से लाइट गया, तो ये जो छोटा छोटा कण है, ये जो छोटा छोटा कण है, यही क्या है? हमारा फोटोन है। यही क्या है? फोटोन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में फोटोन निर्वात में कैसे गमन करता है उसको समझिए। तो जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ आपका सूर्य है और यहाँ आपका पृथ्वी है। ठीक, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये जो है, ये खाली जगह है, मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है? निर्वात है। तो सूर्य से
क्या पृथ्वी पर प्रकाश आता है कि नहीं आता? मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो वही आपके लिए हम यहाँ लिखे हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। तो देखिए, और प्रकाश निर्वात में गमन करता है, और प्रकाश का निर्वात में चाल की यदि बात करें तो प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो प्रकाश का यदि निर्वात में चाल ज्ञात करना हो आपको, तो किलोमीटर पर सेकंड में यदि ज्ञात करना हो तो आपको क्या कहिएगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। और यदि आपको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए, जैसे आपको समझा ना, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। तो देखिए, प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता, वो बात तो आप समझ रहे हैं। लेकिन प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि आपको समझाते हैं, जैसे आपको मान के चलते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। इसको मान लीजिए आप निर्वात है, ए, बी क्या है? ठोस है, सी क्या है? द्रव है, और डी गैस है। या सीधा आपके लिए लिख ही देते हैं। देखिए, ये आपका निर्वात है, ये निर्वात, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस है। ठीक, तो प्रकाश का जो चाल होगा वो तो जाएगा तो सब में, निर्वात में भी गमन करेगा, ठोस में भी गमन करेगा, और हमारा द्रव में भी जाएगा, गैस में भी जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे अधिक प्रकाश का चाल किसमें होगा जानते हैं? प्रकाश का सबसे अधिक चाल होगा किसमें? निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें होता है? निर्वात में। कितना होता है? किलोमीटर पर सेकंड में पूछे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और यदि आपको मीटर पर सेकंड में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो देखिए, यहां और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 24 सेकंड भी दिखाई दे सकता है, कई जगह बताया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो जनरली बताया जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये गुण लिख लिए, और एक गुण लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करता है, और प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन दोनों होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए और इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में? प्रकाश स्रोत के बारे में बताते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, यानी कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो क्या है। तो प्रकाश स्रोत की परिभाषा की और यदि आप देखें तो प्रकाश स्रोत का परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। समझ में आया? देखिए क्या कहता है, वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। तो जैसे सूर्य हो गया, आपका तारा हो गया, जलता हुआ दीपक हो गया, बल्ब हो गया, और भी आपके हो सकते हैं, जैसे ट्यूब हो गया, आपका लैंप हो गया, आपका और भी जैसे बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है जिससे कि लाइट निकलता है। ठीक, तो देखिए अब कहिएगा कि सर यहां आप क्या लिखे हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन सर बॉल तो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्ब को तो रोशनी यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जब हम उसको बिजली देंगे तब ये ना सर बल्ब में रोशनी आएगा। दीपक भी तो सर खुद से रोशनी नहीं करता, जब हम उसमें तेल डालते हैं, जब उसमें हम बाती को डालते हैं तब तो दिया जलता है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सर ये स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है? परिभाषा तो आपका गलत हो गया। देखिए परिभाषा बिल्कुल भी गलत नहीं है, परिभाषा बिल्कुल सही लिखे हैं। आपको हम समझाते हैं कैसे परिभाषा कहना क्या चाह रहा। इस परिभाषा में क्या कहता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वे प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, लाइट के सोर्स कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे सूर्य, तारा, जलता दीपक ये तो बता ही रहे, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यहां हम ऐसा नहीं कहे हैं कि प्रकाश यानी कि दुनिया में आप एक बात समझ लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए कि किसी भी काम को होने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। क्या सूरज खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है? नहीं कर रहा है। यह भी नाभिक के विखंडन ऊर्जा का यूज करके लाइट का क्या कर रहा है? हमारे पास पहुंचा रहा है। ठीक, तारा भी नाभिक के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर लाइट बनाता है, यानी कि लाइट को कह सकते हैं कि एक प्रकार से लाइट हम तक पहुंचाता है। जलता हुआ दीपक भी क्या कहता है कि तेल डालते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब भी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब कि देखिए
ये सब क्या कर रहा है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि किसी और ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी कि जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, और प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे चांद का हम एग्जाम्पल नहीं लिए ना, क्यों नहीं लिए, क्योंकि चांद खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, चांद सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्रकाशित होता है, उसके पास कोई अपना लाइट का सोर्स नहीं है, खुद का लाइट नहीं है उसके पास, ठीक। तो जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, क्या जो हमारा ये बॉडी है ये प्रकाश का स्रोत कहला सकता है? बोलेगा सर नहीं। क्यों नहीं कहला सकता भैया? सर ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, हमारे बॉडी से किसी भी प्रकार का लाइट नहीं निकल रहा है, तो ये क्या बॉडी प्रकाश स्रोत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत। तो देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक तो जो प्रकृति ने बनाया है वो तो प्राकृतिक हो गया, और जो हमने बनाया वो मानव निर्मित हो गया। तो प्रकृति ने प्रकाश के स्रोत सूर्य बनाए, तारा बनाया, आप जुगनू बोलते हैं जिसको, जिसके पीछे जो है हरा कलर का एक प्रकार से लाइट जलता है वो होता है जुगनू, इसको कई जगह भगजोगनी भी बोला जाता है। तो देखिए ये सब जो है ये प्रकाश के स्रोत जो है ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है, जबकि आपके मानव निर्मित, आपने बल्ब बनाया, आपने ट्यूब बनाया, आपने लैंप बनाया, आपने जो है मोमबत्ती का आविष्कार किया, मतलब जो हमने बनाया वो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है, और जो प्रकृति ने बनाया है वो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या है कि देखिए आपको एग्जाम्पल पे नहीं, यहाँ पे हम जो डेफिनेशन लिखे हैं उस पे नहीं जाना, हम जो समझा रहे हैं उसको बस कंसंट्रेट होकर सुनिए और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, ठीक। तो देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या कहता है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। भैया क्या बल्ब प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? कर सकता है। सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है? करता है। तारा करता है, ट्यूब करता है, लैंप करता है। जो भी वस्तु आपका प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। आप इसको अंग्रेजी में ल्यूमिनियस भी कह सकते हैं। प्रदीप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस। और जो नहीं करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या कहलाता है? अप्रदीप्त। जैसे टेबल हो गया, आपका कुर्सी हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, आप खुद हो गए, क्या आप अपने से प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो आप क्या कहलाएंगे? नॉन ल्यूमिनियस। जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है वो ल्यूमिनियस। समझ में आ गया? अब देखिए अब यहाँ पे क्या है? किरण। किरण क्या होता है? देखिए प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली आभासी रेखा किरण कहलाती है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं, मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मान के चलते हैं कि हम एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक। कोई टॉर्च जलाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्च का स्विच देते हैं। तो जब इस टॉर्च को आप जलाइएगा तो इससे इस प्रकार से प्रकाश निकलेगा, इस प्रकार से प्रकाश निकलेगा। निकलेगा कि नहीं जी? प्रकाश निकलता है ना, आपको पता है टॉर्च जलाने पर प्रकाश निकलेगा, ठीक। जब क्या करते हैं, यही जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश कैसा निकल रहा है? सीधा निकल रहा है। आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई अंधेरा जगह में जाइए और टॉर्च को लीजिए और ऐसे जलाइए तो देखिएगा कि उसका जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक। वही स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं हम? वही स्ट्रेट लाइन को किरण कहते हैं, रे कहते हैं। देखिए ये प्रकाश जा रहा है ना, हम इस प्रकाश जो जा रहा है इसको एक रेखा से दर्शा दिए, ठीक। ये जो रेखा दर्शाएं यही रेखा क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा, ठीक। और यदि इस रेखा पर इस प्रकार का तीर का निशान लगा दिए तो ये क्या दर्शा रहा है? तीर कि प्रकाश इधर जा रहा है। समझ में आया ना? कि प्रकाश के गमन पथ को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा या आभासी रेखा हमारी क्या कहलाती है? किरण कहलाती है, ठीक। समझ में आया? जैसे टॉर्च से लाइट निकला तो हम कहें कि देखिए भैया ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में जा रहा है तो इस रेखा से दर्शा दिए, ठीक। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। समझ में आया? देखिए अब एक टॉर्च जला रहे तो एक किरण निकलेगा, लेकिन आपके सामने हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार से आप समझ लीजिए ये जो मार्कर है ये टॉर्च है, अब 5 गो टॉर्च जला दिए तो 5 गो किरण निकलेगा। यानी कि किरण का क्या बन गया? समूह बन गया। पहले किरण अकेला निकल रहा था, ठीक। तो जब प्रकाश जो है, मतलब आप समझ सकते हैं, जब एक टॉर्च को जलाए तो अकेला किरण निकल रहा था तो इसको किरण बोल दिए। लेकिन यही किरण जब समूह में हो गया, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? बहुत सारा मार्कर, यानी कि बहुत सारा जो आपका टॉर्च कह सकते हैं वो समूह में आ गया तो किरण का समूह बन गया। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यहां पे लिखिए आप, देखिए यहां पे लिखते हैं आपके लिए, किरण का समूह, किरण का समूह, किरण का समूह
क्या कहलाता है किरण का समूह? किरण पुंज कहलाता, किरण पुंज कहलाता है। तो कहने का मतलब, जैसे कि यहां पे देखिए बहुत सारा किरण आ जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारा किरण आ जाएगा, तो ये किरण का क्या कहलाया? किरण का समूह कहला। तो इसी किरण समूह को क्या कहिएगा आप? किरण पुंज कहिएगा। समझ में आया? जिसको आप बीम भी कह सकते हैं, बीम ऑफ रे कह सकते हैं, एक प्रकार से बीम कह लीजिए आप इसको। तो समझ में आया? सबसे पहले आपको प्रकाश स्रोत बता दिए कि जो भी वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। फिर बता दिए कि एक प्रकृति बनाता है प्राकृतिक, और मानव बनाता है तो मानव निर्मित। फिर उसके बाद हम प्रदीप्त वस्तु के बारे में बताया कि जो खुद से मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त ल्यूमिनियस कहलाता है, जो नहीं करता है नॉन ल्यूमिनियस कहलाता। फिर किरण के बारे में बताया कि जब प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है तो इस स्ट्रेट लाइन को हम एक रेखा से दर्शा देते हैं। यही जो आभासी, क्योंकि रेखा, जब आप लाइट जलाएंगे तो आपको रेखा दिखाई नहीं देगा, ठीक? वो तो हम एक अपना मन में सोचते कि इस प्रकार से लाइट जा रहा है तो हम एक रेखा से दर्शा दें। वही काल्पनिक रेखा, वही आभासी रेखा हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा वर्चुअल लाइन या आभासी रेखा क्या कहलाता है? किरण कहलाता। और यही किरण जब बहुत सारा समूह में निकलने लगता है वो किरण पुंज कहलाता। तो देखिए किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी और एक समांतर किरण पुंज। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम तीनों किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब आप किरण पुंज के प्रकार को देखिए। तो किरण पुंज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात करें तो बीम जो है आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज को आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं आप डाइवर्जिंग बीम, और समांतर किरण पुंज को पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम। तो सबसे पहले हम अपसारी किरण पुंज को पढ़ते हैं यानी कि डाइवर्जिंग बीम को पढ़ते हैं। तो देखिए डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, यदि आपको पीछे डेफिनेशन दिख रहा होगा तो देखिए क्या लिखे हैं कि एक ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी एक पॉइंट से निकलकर चारों दिशाओं में मतलब सभी डायरेक्शन में फैल जाती है, वो किरण पुंज हमारा अपसारी किरण पुंज कहलाता है। हो सकता है आपको डेफिनेशन उतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए होंगे, उतना ज्यादा नहीं समझ पाए होंगे, तो आपको हम समझाते हैं अपसारी किरण पुंज होता क्या। देखिए क्या होता है कि मान के चलते यहाँ पे क्या कहता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती, कोई एक पॉइंट से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, ठीक? तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोई पॉइंट है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती है और चारों ओर फैल जाती है, ठीक? इस प्रकार की किरण पुंज को आप क्या कहिएगा? अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम। आपको हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं। आपके घर में जो है बल्ब जलता है ना, तो आप जब इस बल्ब, पूरा रूम में एक बल्ब रहता है, जैसे उसको ऑन करते हो तो पूरा रूम एकदम जगमगा उठता है लाइट से। क्यों? क्योंकि देखिए वो बल्ब क्या है, एक लौता, वो बल्ब क्या है आप समझ लीजिए, वो एक पॉइंट है, ठीक? जब उसको ऑन करते तो उस पॉइंट से बहुत सारा जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, और उससे आपका रूम क्या हो जाता है, पूरा प्रकाश मग्न हो जाता है, पूरा उजियाला हो जाता है रूम। तो क्या कह सकते हैं आप अपसारी किरण पुंज में कि एक ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है कि एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। समझ में आया? ठीक, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है कि मोमबत्ती जलाए, एक ही मोमबत्ती जलाते हैं एक रूम में, पर टोटल रूम क्या होता है, मोमबत्ती का लाइट से भर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वो होता है अपसारी किरण पुंज होता है। मोमबत्ती का जो लॉ है वो एक अपसारी किरण पुंज का उदाहरण कह सकते हैं आप, क्योंकि उससे जब लाइट निकलता है तो वो चारों ओर फैल जाता है। समझ में आया अपसारी किरण पुंज? अब हम बढ़ते हैं आपका समांतर किरण पुंज की ओर। इसको स्क्रीनशॉट ले ले। समांतर किरण पुंज को देखिए, अर्थात पैरेलल किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम को देखिए। पैरेलल बीम क्या होता है कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका हम आपको पहले समझाते हैं ये होता क्या। देखिए जैसे आप सूरज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सूरज हमसे क्या बहुत ज्यादा दूर है, और वहां से जब लाइट आता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर, हमको लगता है कि वहां से जो लाइट आ रहा है वो एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण आप सूरज को भी मान सकते हैं। और जैसे कार है, जैसे मान के चलते ये कार है, ठीक? देखिए ये कार है, ये एक छोटा सा कार है, आपके लिए हम बनाते हैं, ये एक छोटा सा कार। देखिए कार का यहाँ पे हेडलाइट लगा होता है ना, तो इनसे जो रोशनी निकलती है उसको भी लगभग आप समांतर किरण पुंज का उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन पूरा तरह नहीं है सही, लेकिन लगभग आप मान सकते हैं कि कार की हेडलाइट से जो हमारा रे निकलता है,
जो हमारा प्रकाश निकलता है वो भी समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यदि आप अपना एग्जाम में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। क्योंकि देखिए सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और जब बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से जो लाइट आता है तो वो एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर किरण पुंज समझ में आया ना। जब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा लाइट है, ठीक, जब क्या होता है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो वे समांतर किरण पुंज कहलाती है। समांतर होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं कि ये लाइट और ये लाइट समांतर है। समांतर होने का मतलब है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का जो दूरी है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, समझ में आया ना समांतर किरण पुंज। अब हम लास्ट किरण पुंज की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा अभिसारी किरण पुंज, तो उसको समझाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिसारी किरण पुंज को देखिए, यानी कि हमारा जो है कन्वर्जिंग बीम को देखिए। तो अभिसारी किरण पुंज क्या कहता है कि ऐसा किरण पुंज होता है ये, जिसमें क्या होता है प्रकाश अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक ही पॉइंट पर मिलता है। ठीक, सॉरी, अपसारी किरण पुंज में क्या हो रहा था कि बहुत सारा किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशा में फैल रहा था, पर अभिसारी में क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक बिंदु पर मिलता है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं। अब सारी किरण पुंज का यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है सभी दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है इस प्रकार का, जैसे ये किरण आया, 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 सब किरण आकर क्या होता है एक ही बिंदु पर मिलता है। तो इस प्रकार की किरण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम बताते हैं। आप बच्चा में एक काम किए होंगे, सब करता है। आप बच्चा में एक लेंस लेते होंगे ऐसे करके, और जैसे अपना दोस्त सबका ऐसे करके धूप में रख के उसका देखते होंगे, स्किन को जलाते होंगे, गर्म स्किन पे ऐसे धरते होंगे तो उसको जलने लगता होगा। वो क्या है, वो एक अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। देखिए कैसे, मान के चलते हैं आपके सामने यहाँ पे एक लेंस है, एक लेंस प्यारा सा बनाते हैं, ठीक, ये एक लेंस है, और जब इस लेंस से यहाँ पे इस प्रकार से प्रकाश पड़ता है, इस प्रकार से प्रकाश पड़ता है, ठीक, तो ये लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है एक ही जगह पर रख देता है। इस प्रकार से एक ही जगह पर रख देता है। तो लेंस से गुजरने वाली प्रकाश भी अभिसारी किरण पुंज का ही उदाहरण है। समझ में आया ना। तो देखिए लेंस में ये लेंस कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होना चाहिए, अवतल नहीं चलेगा। आपको हम समझाएंगे उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल क्या होता है, आपको दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। ठीक, उत्तल लेंस से ही प्रकाश जो है किरण जब गुजरेगा तो उसको एक जगह पे क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे उसको इकट्ठा करेगा। तो अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया क्या होता है। इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है एक बिंदु से, सॉरी, इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है कि बहुत सारा प्रकाश का किरण एक ही पॉइंट पे मिलता है। तो आपको हम समराइज करके बताते हैं, तीनों को याद रखिएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, अब सारी किरण पुंज। अब सारी को सीधा समझिए, प्रकाश की किरण क्या होती है एक दूसरे से दूर जाती है, फैलती है, समांतर में एक दूसरे के समांतर होती है, और अभी सारी में एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे के पास आती है। ठीक, समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम पदार्थ के, मतलब कि प्रकाश के गमन के बेसिस पर पदार्थ के प्रकार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। प्रकाश के गमन के आधार पर यदि आप पदार्थ के प्रकार को देखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश जो है किन किन पदार्थों से होकर गुजर सकता है, उसके बेसिस पर यदि आप पदार्थ के प्रकार को देखते हैं तो पदार्थ जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, एक तो आपका होता है पारदर्शी जिसको आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं, एक होता है आपका पारभासी जिसको आप ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, और एक होता है अपारदर्शी जिसको आप क्या कहते हैं, ओपेक, क्या कहते हैं, ओपेक, OPAQUE। ठीक, तो इन तीनों पदार्थ के प्रकार के बारे में हम डील करते हैं। देखिए क्या है, तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो तीनों के बारे में हम देखते हैं कि वो पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी, यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो देखिए पारदर्शी क्या है, तो जिससे क्या होता है प्रकाश आर पार हो सकता है, जिससे प्रकाश, या लिख दीजिए जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश गमन कर सकता है,
गमन कर सकता है अर्थात जा सकता है, गुजर सकता है। प्रकाश गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? वे पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहलाते हैं। वे पारदर्शी कहलाते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं डेफिनेशन में, आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। जिस पदार्थ से प्रकाश गमन कर सकता है, अर्थात गमन का अर्थ यहां पे क्या है कि गुजर सकता है, उससे आर पार हो सकता है। जैसे आप अपना कांच ले लीजिए, एक शीशा का टुकड़ा ले लीजिए, जैसे आपको दिखाते हैं, ठीक। तो जैसे ये हमारे पास एक कांच का टुकड़ा, आप देख सकते हैं ये मोबाइल का एक टेम्पर्ड ग्लास है। तो जब आप क्या कीजिएगा कि इससे लाइट को पास करवाइएगा इस तरह से, तो इसके आर पार आ जाएगा। अर्थात ये कौन सा पदार्थ है? ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी पदार्थ है। अब हवा ले लीजिए, जो अभी हम रूम में खड़े हैं वहां पे एयर है ना, तो उससे भी प्रकाश आर पार आ रहा है, तो वो भी हमारा पारदर्शी का उदाहरण होगा। कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं पारदर्शी पदार्थ के। तो एक दो उदाहरण लिख लेते हैं, देखिए। जैसे आप हवा लिख सकते हैं, आप जल लिख सकते हैं, आप कांच लिख सकते हैं, मतलब शीशा। समझ में आना, जिस पदार्थ से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी कहलाता है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम पारभासी की ओर, जिसको आप लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो देखिए पारभासी क्या होता है? पारभासी, तो पारभासी क्या है? देखिए पारदर्शी में क्या हो रहा था कि प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो रहा था, लेकिन पारभासी में क्या होगा कि इसमें प्रकाश अंशतः, मतलब अंशतः रूप से आर पार होगा। मतलब प्रकाश का जो कुछ ही भाग है वही आर पार होगा, पूरा पूरा प्रकाश का भाग आर पार नहीं होगा, ठीक। जैसे ये ग्लास है, अभी जब हम इस ग्लास को इस प्रकार से घिस देंगे, इसमें स्क्रैचेस लगा देंगे, तो जब आप लाइट को इससे आर पार कीजिएगा तो देखिएगा कि पूरा रूप से प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है, बस प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो होते हैं हमारे, वो पारभासी कहलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहलाते हैं। तो देखिए क्या लिखना है कि जिससे प्रकाश, या जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश अंशतः अंशतः गमन होती है। गमन होने का मतलब क्या है? गुजरना। गमन होती है, गमन होती है, वे पारभासी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। पारभासी कहलाते हैं, पारभासी कहलाते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लीजिए। देखिए आपको हम बताएं ना, जैसे घिसा हुआ कांच जो होता है उससे प्रकाश जो होता है पूरा रूप से नहीं निकल पाता है, पूरे रूप से नहीं गुजर पाता है, वो हमारा एक पारभासी का उदाहरण हो गया। जैसे हम लिखते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा कांच। और कुछ बोल सकते हैं आप, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए आप, तेल लगा कागज। और आप ले सकते हैं एक बैलून का रबर ले लीजिए, बैलून का रबर, बैलून का रबर। तो देखिए ये सब जो पदार्थ है ना, इनसे प्रकाश पूरा रूप से नहीं निकल पाता है, थोड़ा बहुत प्रकाश का भाग जो है निकल पाता है। तो पारदर्शी समझ गए, पारभासी समझ लिए। अब अपारदर्शी को समझते हैं, यानी कि ओपेक क्यों समझते हो, OPAQUE होता है इसका मीनिंग, तो उसको समझते। देखिए क्या अपारदर्शी, अपारदर्शी को देखिए कि अपारदर्शी क्या है। देखिए ये क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, नहीं गुजर सकता, नहीं गमन कर सकता। जैसे कि अभी हम आपके सामने आपका बुक का ही उदाहरण ले रहे हैं। देखिए जैसे ये बुक है ना, ये बुक है, तो क्या ये बुक से जब आप यहाँ पे टॉर्च जलाइएगा तो इस पार दिखाई देगा लाइट? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपारदर्शी पदार्थ है, एक ओपेक जो है पदार्थ है। तो क्या कहिएगा इसका डेफिनेशन में कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश
गमन नहीं कर सकती या नहीं गुजर सकती, वे हमारे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, लिखिए आप, जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकती, गमन नहीं कर सकती, वे अपारदर्शी कहलाते हैं। वे अपारदर्शी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे ईंट हो गया, ईंट के आस इस तरफ जैसे ईंट है, यहां पे लाइट जलाइएगा तो क्या लाइट इस तरफ दिखाई देगा? नहीं देगा। तो ईंट ले सकते हैं आप ले सकते हैं बुक। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे ईंट हो गया आपका, टेबल हो गया आपका, टेबल हो गया, और भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं जिनसे आर पार नहीं हो सकता। जैसे किताब हो गया आपका, और भी ले सकते हैं, आपको जो जो लगे कि भैया इनसे जो है प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है, तो वो आप ले सकते हैं अपारदर्शी में, ओपेक में। ठीक, समझ में आया? पारभासी क्या, सॉरी पारदर्शी क्या होता है? जिनसे पूरा पूरा प्रकाश पूरा प्रकाश जो होता है गमन कर सकता है, आर पार हो सकता है। पारभासी क्या होता है? जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार हो सकता है। और अपारदर्शी क्या होता है? कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश पार ही नहीं हो सकता, गमन ही नहीं कर सकता। तो हमको लगता है कि हम जो जो भी टॉपिक्स आपको प्रकाश का परावर्तन का बेसिक्स में पढ़ा है वो आपको टोटल समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो साइंस का बेसिक्स बताया कि साइंस क्या है, उसके अंतर्गत फिजिक्स बताएं, फिर आपको बताएं हम क्या कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, उसके बाद हम किरण पुंज के बारे में बताएं, उसके बाद हम पदार्थ के प्रकार के बारे में बताएं कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है प्रकाश के गमन के बेसिस पर। तो हमको लगता है कि आपको टोटल बातें समझ में आई होंगी, और यदि आई है तो आप जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आपका, आप कमेंट में अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट 2 में, क्योंकि हम उसमें क्या करने वाले, उसमें हम पढ़ने वाले प्रकाश का अभी तो आपको हम प्रकाश के बारे में पूरा बेसिक से बताना, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम परावर्तन को समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।